स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 41 का ये आगे का पार्ट है, तो कुछ डाटाज वहीं से लिए गए हैं इसमें। उसमें कह रहा है कि सपोज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज़ 0.540। मतलब ये जो ग्राउंड नीचे का जो सरफेस है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.54 है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेट मैकेनिक का क्या हो कि वो सेम पोजीशन से काम कर सके और ये लैडर स्लिप ना करे, यानी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो चूंकि मैक्सिमम की बात हो रही है, तो ये अगर मैक्सिमम वेट रहेगा, मतलब मास की वैल्यू मैक्सिमम, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो वेट है वो ऐसा कुछ है ना, नीचे उसको टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है इस सेंस में। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन जो इसको रोक रही होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही होगी वहाँ पे। तो इतना आप मतलब ये अंडरस्टूड है इतना, ठीक है, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही होगी उस केस में इसको रोकने के लिए। ठीक है, कि उससे ज़्यादा वेट हुआ तो अब फ्रिक्शन इससे ज़्यादा नहीं लग सकती, तो अब है ना ये लैडर स्लिप हो जाएगा, इस साइड में स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, एफबीडी बनाई हुई है। ठीक है, मैं जो सिस्टम ले रहा हूँ वो यहाँ पर रॉड और उस मैकेनिक दोनों का सिस्टम है। ठीक है, तो मैं इन दोनों पे नेट है ना फोर्स रिप्रेजेंट किया हूँ। तो देखिए मैकेनिक की वजह से mg नीचे लग रही होगी यहाँ पर। इस रॉड की खुद की मास 16 kg है, पुराने डाटा में आप देख लेना 16g लग रही है। ठीक है, इधर नॉर्मल n1 ले लिया, इधर नॉर्मल n2 ले लिया। क्यों ऐसे इधर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है तो ये ज़मीन सरफेस हो गई, तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो n1 इधर हो गया। उसी तरह ये सरफेस हो गई तो इसके परपेंडिकुलर n2 मान लिया हूँ। फ्रिक्शन इधर ही लग रही है क्योंकि ये है ना प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि ये स्लिप करने की टेंडेंसी इसकी इस साइड राइट साइड में ही होगी लैडर की, तो फ्रिक्शन इधर उसको रोक रही होगी। ठीक है, बाकी आप फोर्स से भी ये चीज़ सोच सकते थे। म्यू 0.4 है। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी पता है, म्यू n1 है ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू n। n क्या है, ये नॉर्मल n1 है ना, जो इस पॉइंट पे लग रही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग रॉड प्लस मास के सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो लगाएंगे और नेट टॉर्क जीरो लगाएंगे, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे। क्यों नेट फोर्स जीरो होता है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं पूरे सिस्टम में किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होता है, और किसी एक पॉइंट पे अगर जीरो मान लिए मतलब हर जगह जीरो है। तो ठीक है, सबसे पहले नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हम लोग जीरो कर रहे हैं। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में तो यही दो फोर्स है, N2 और एफ मैक्स। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो N2 इक्वल टू एफ मैक्स, और एफ मैक्स की वैल्यू मैं रख देता हूँ म्यू n1। तो ये एक इक्वेशन आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो कर लो अब आप। तो वाई डायरेक्शन में नीचे देखिए mg और 16g लग रही है, और ऊपर के डायरेक्शन में बस ये n1 लग रही है। तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg प्लस 16g। क्लियर है, तो ये दो इक्वेशन हो गए। अब हम लोग को नेट टॉर्क जीरो करना है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, नेट टॉर्क जीरो उस पॉइंट के अबाउट कर दूँ जहाँ से ज़्यादा फोर्स पास कर रहे हो, तो यही वाला पॉइंट मुझे लग रहा है ए पॉइंट। तो नेट टॉर्क अबाउट मैं ए जीरो करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का। तो देखिए ये दो अच्छा, मेरी क्या आदत है नेट टॉर्क जीरो करने की, कि क्लॉकवाइज सेंस में जो टॉर्क है उसको लेफ्ट साइड लिखता हूँ, या फिर राइट साइड में किधर भी, और दूसरे सेंस में जो टॉर्क हो उसको दूसरे साइड में लिखता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफ प्लस के कैप और माइनस के कैप एक ही तरफ लिखूँ फिर जीरो से इक्वेट करूँ, अलग अलग लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर भी नहीं, लेफ्ट वाले को एक तरफ लिखा, राइट वाले को दूसरे तरफ लिखा, उसी तरीके से। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क N2 की टॉर्क ऐसे है। ठीक है, इस सेंस में है, जिसको आप क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, और mg की भी एंटी क्लॉकवाइज है और 16g की भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो mg और 16g की टॉर्क को मैं एक साइड रखूँगा और N2 के वाले को दूसरे साइड। तो अब देखिए कैसे हम लोग करेंगे। N2 तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, तो N2 तो ये है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे अब आप, तो इस रॉड की पूरी लेंथ दी गई है 10 मीटर है ना, पुराने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर। तो आप देख सकते हो ये 10 cos 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सब लेंथ 5 मीटर और 8 मीटर भी दी गई है, तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो टोटल लेंथ 10 है, तो ये 10 cos 37 हो जाएगा, यानी 8 मीटर हो जाएगा ये पूरी लेंथ। तो N2 इंटू 8 हो गया। अब देखिए ये 37 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगी।
तो अब आप देखना mg का टॉर्क कैसे लिखोगे, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो आप? तो ये ट्रायंगल में देखो अब आप, ये 8 मीटर है ना, यहाँ लिखा भी हूँ, और ये 53 डिग्री है, तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, cos 53 डिग्री इंटू 8 cos 53 डिग्री। तो 8 इंटू cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, लिख दिया मैं। उसी तरह 16g इंटू ये वाली लेंथ लेनी है हमें, ये 5 है इस ट्रायंगल में देखना, तो ये वाली लेंथ 5 cos 53 होगी। अगेन cos 53 कितनी है, 3/5। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, 8 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ n2 ही बचेगा बस, यहाँ 8 कट ही जाएगा है ना, तो 3/5 mg बच जाएगा, प्लस यहाँ 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 से ये कटेंगे, ठीक है, और 5 ये तो कट ही रहा है, तो 3 2 6g हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू n1 लिख सकता हूँ, है ना, म्यू इंटू n1, और n1 की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, mg प्लस 16g इक्वल टू, अच्छा 3/5, एक सेकेंड, mg प्लस 16g, तो यहाँ g भी आएगा। 3/5 को आप 0.6 लिख सकते हो, जी कट जाएंगे दोनों तरफ से, तो ये क्या बचेगा, जी कट गए। मैं क्या लाना है, मुझे m लाना है, तो m वाले चीज़ को मैं एक तरफ लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इस वाले m को उधर भेज देता हूँ मैं। तो देखिए म्यू इंटू 16 ये बचेगा, और ये 6 इधर आ जाएगा, और इधर 0.6 m माइनस म्यू m हो जाएगा। तो अब आप m वहाँ से कॉमन ले लो, तो 16 म्यू माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस म्यू। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बस डाटा पुट करने की यहाँ पे देरी है। तो जब आप डाटा पुट करोगे तो क्या क्या मिलेगा, देखिए म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.54 है, तो रख लीजिए, -6 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 0.54, ये वाली चीज़ नीचे 0.06 बनेगी, और ऊपर को आप कैलकुलेटर से मैं सॉल्व किया हूँ, तो ये 2.64 आ रहा है, और नीचे वाला 0.06 आ रहा है, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत अच्छा आंसर आता है, लगा था नहीं आएगा लेकिन आ गया अच्छा आंसर, 6 से ये कट जा रहा है। तो मास की वैल्यू 44 kg, ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये इतनी मैक्सिमम मास रहेगी तो ये इलेक्ट्रिशियन को ये लैडर सपोर्ट कर पाएगी, नहीं तो उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये स्लिप कर जाएगी, अगर इतनी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो, ठीक है। पुराने क्वेश्चन में देखिए मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लाना पड़ा था, है ना, जो कि आई थी 0.553, कि इतना तो रहना ही चाहिए अगर 60 kg वाले को सपोर्ट करना है तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।